लास्ट डे पे चर्चा कर रहे थे। मानव और जनन वाला चैप्टर शुरू किए थे हम लोग, जिसमें जो है हम लोगों ने जो है जनन संबंधी विभिन्न बातें पढ़ी थी। तो उसमें जो है चर्चा हो रही थी कि कैसे जन्म दर को रोका जाए, बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जाए। तो उसके लिए दो प्रकार के व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी, अस्थायी और अस्थायी विधि, या जिसको आपने प्राकृतिक विधि की बात किया था। आज हम लोग जो है अप्राकृतिक विधि की बात करेंगे। तो अप्राकृतिक विधि जो दूसरी विधि है, अप्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि, तो इसमें जो है सबसे पहला तरीका है बैरियर के रूप में, बैरियर, ठीक, जिसको आप अवरोध कहते हो। क्या कहते हो? अवरोध। तो बैरियर की व्यवस्था करके हम जो है प्राकृतिक विधि की चर्चा करेंगे। तो इसमें जो इस प्रकार के उपाय जो हैं पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होते हैं। अप्राकृतिक में बैरियर के रूप में, जिसका जो है सबसे प्रचलित और व्यवहारिक नाम जो है रखा गया है, उसको जो है निरोध कहा गया है। निरोध, ये जो निरोध होते हैं इनका निर्माण जो है बेसिकली प्लास्टिक या रबर से बनाया जाता है। प्लास्टिक या रबर के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इनको जो है इनका उपयोग मतलब पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। मतलब पुरुष के जनन मार्ग पर लगाकर वही कंडीशन यहाँ पर है, महिला जनन मार्ग पर आवरण के रूप में तात्पर्य ये है कि ये जो निरोध की व्यवस्था है, बैरियर की व्यवस्था है, इन्हें जो है प्लास्टिक या रबर से बनाया जाता है। तो इन्हें जो है इनका उपयोग जो है पुरुष के लिंग या स्त्री के वेजाइना को कवर करके, ढक करके निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। मतलब इनमें कॉपुलेशन से पहले या संभोग से, मैथुन से पहले इनके अंगों में इसे लगाया जा सकता है। अब ये लगाने की जो व्यवस्था है ये स्वतः की जा सकती है, जिससे बच्चों इनकी गोपनीयता भी बनी रहती है, किसी भी प्रकार की इनकी गोपनीयता भी नहीं भंग होती। मतलब मैथुन कॉपुलेशन के पहले इसको लगा लिया जाए और मैथुन के बाद इसे स्वतः निकाल दिया जाए, और इसे एक से अधिक बार प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जा सकता है। जो इसका सबसे पुरुषों के लिए जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है या अवरोध के रूप में माना गया है, उसका नाम मैंने अभी बता रहा था मैं कि उसे कंडोम कहा गया। कंडोम ये बड़ा पॉपुलर रहा और जो है इसका बहुत अधिक से अधिक आज के दिनों में इसका उपयोग भी किया जा रहा है। गर्भधारण को रोकने में इसका बड़ा योगदान है। और दूसरी सबसे बड़ा लाभदायक है कि अब आज के दौर में विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोग भी, यौन संचारित रोग से बचाव के लिए भी उपयोगी है। और जो है एड्स नामक महामारी या जो घातक बीमारी है उससे भी बचाव में ये बड़ा उपयोग आता है, क्योंकि आपको पता है एड्स नामक बीमारी का भी कोई आज तक इलाज नहीं संभव हो सका है। और जो है इनमें इसका बचाव ही इसका इलाज है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि व्यक्ति के इम्यून सिस्टम या जो WBC का लिम्फोसाइट है उसको जो है नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है बच्चों। उसी दशा को ये नाम दिया गया है।
तो इसमें भी बचाव के लिए बड़ा उपयोगी है और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, लोगों के अंदर इस प्रकार की शिक्षा बढ़ी है, तो और इस प्रकार के बचाव का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी इस्तेमाल से, इसी बचाव से इस बड़ी भयानक बीमारी से लड़ा जा सका और पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जा रहा है, इससे जो है लाभ लिया जा रहा है। और जो है और अगर बात करते हैं तो भारत में जो है दूसरी और प्रभावी लोकप्रिय विधि जो है उसको जो है इंटेरा यूटेराइन डिवाइस या गर्भाशय युक्ति कहते हैं, जो IUD के नाम से आप कहते हैं, इंटेरा यूटेराइन डिवाइस जो दूसरी व्यवस्था है। पहली व्यवस्था आपने पढ़ा, उसको हिंदी में कहा गया है बच्चों अंतः गर्भाशयी युक्ति, अंतः गर्भाशयी युक्ति, जिसे आप IUD संक्षेप में कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दूसरी विधि ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि इन्हें प्रशिक्षित नर्सों एवं डॉक्टरों द्वारा गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है, जिससे ओवा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते और जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती, तो इसको जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। इसमें जो है दो प्रकार की व्यवस्था है। ये जो डिवाइस होती है IUD डिवाइस होती है, इसमें दो व्यवस्थाएं हैं बच्चों। एक होती है औषधि रहित, औषधि मीन्स दवा, औषधि रहित IUD व्यवस्था। एक होती है औषधि युक्त। तात्पर्य है कि एक IUD जो व्यवस्था है इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस में डिवाइस को, उसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं और प्रॉपर वे में वो बराबर उसमें जो है डिस्चार्ज होती रहती हैं और इस प्रक्रिया को, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को होने से रोकने का कार्य बराबर करती रहती हैं। मतलब ये डिस्चार्ज होता रहता है ब्लड में, तो ओवा को डिस्टर्ब करता रहता है, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है कंटिन्यूअस। और दूसरी व्यवस्था जो है औषधि युक्त की बात करते हैं। औषध रहित में अगर आप बात करेंगे तो एक बहुत ही चर्चित व्यवस्था है जिसको लिपेश लूप कहा जाता है। लिपेश लूप ये ऐसी व्यवस्था है बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाता है। मेडिसिन मीन्स दवा होता है बच्चों, किसी भी प्रकार की दवा इसमें नहीं होती है, केवल इस डिवाइस को यूटेरस में फिट कर दिया जाता है और जो है ये जाइगोट और स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देता और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, जिससे जो है गर्भधारण नहीं होता। तो ये व्यवस्था ऐसी है जिसको आप IUD के नाम से जानते हैं। उसमें पहली जो व्यवस्था है औषधि रहित, उसके बारे में बताया। दूसरी व्यवस्था है औषधि युक्ति। बात करते हैं तो औषधि युक्ति में जो होता है, इसमें विशेष प्रकार की IUD में दवाएं फिट इस्तेमाल की जाती हैं जिनका बराबर डिस्चार्ज होता रहता है। अब वो दवाओं में होता क्या है बच्चों, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन बराबर ब्लड में सिक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकते हैं। जैसे उसमें एक पॉपुलर नाम है कॉपर टी। ये व्यवस्था जो है, इसमें ये ऐसी एक
डिवाइस है कि इसमें कुछ दवा रहती है, जिसमें उस दवा में हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बराबर फर्टिलाइजेशन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। और इसी तरह एक नाम है मल्टीलोड। मल्टीलोड उस ब्रांड का नाम है मल्टीलोड कॉपर 7 या 375 मल्टीलोड 375 कॉपर 7 ये भी है। इसमें भी जो है दवा रहती है और बराबर दवा वो जो है हार्मोन्स, दवा के रूप में हार्मोन्स रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है और उसको डिस्ट्रॉय करता रहता है। और उस हार्मोन्स में होता क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन होता है और जो है एस्ट्रोजन होता है। उस हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इसमें जो है हार्मोन्स का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन के कॉम्बिनेशन से ये औषधि बनी रहती है और ये समय पर रिलीज होते रहते हैं और उसको बराबर नष्ट करते रहते हैं। उसका नाम जो है मतलब ये है कि उस शुक्राणु को भक्षण करने का कार्य करने लगती है ये दवा। मतलब जब स्पर्म वैजाइना से होकर यूटेरस में प्रवेश करते हैं, मतलब जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो वहीं पर यूटेरस में ये आईयूडी लगा होता है जिसमें ये मेडिसिन्स होती हैं, तो ये बराबर रिलीज होती रहती है। तो ये क्या करते हैं, ये शुक्राणु को भक्षण करने का काम करते हैं। मतलब इनका नेचर फैगोसाइटिक होता है, मतलब शुक्राणु को नष्ट करते रहते हैं बराबर, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को ये रोकते रहते हैं। और देखिए अगली बात है कि यही कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कुछ औषधियां हैं जिनको जो है बराबर ओरल रूप में यूज किया जाता है, मतलब मौखिक या मुखी जिसको आप कहते हैं, मुंह से खाया जाता है। उसमें जो है कुछ विशेष प्रकार की कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसको आप गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां तो अब ये गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं, इनमें भी हार्मोन्स होते हैं, एक निश्चित अनुपात में हार्मोन्स रहते हैं। ये जो है बराबर ब्लड में रिलीज होते रहते हैं और ओवा और स्पर्म के निर्माण की व्यवस्था को डिस्टर्ब करते रहते हैं या उनके मिलने की व्यवस्था को डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिससे ये क्रियाकलाप नहीं हो पाता। अब इसमें जो इसका खाने का तरीका होता है, माउथ के द्वारा इसको यूज किया जाता है, माउथ के द्वारा। तो इसमें 1 से लेकर 21 दिन तक, अर्थात 21 गोलियां खाना पड़ता है। तो ये 21 गोलियां कब कब खानी पड़ती हैं, जब बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्तव चक्र शुरू होता है। आर्तव चक्र शुरू होता है तो फर्स्ट डे से ही, पहले ही दिन से लगातार क्रम से एक के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, लगातार 21 दिन तक ये एक टैबलेट पर डे खाना पड़ता है और 21 दिन के बाद बंद कर देना पड़ता है। तो 21 दिन के बाद 7 दिन तक ये मेडिसिन जो होती है, ये दवा नहीं खाई जाती। फिर 7 दिन के बाद फिर जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है फिर खाया जाता है। तो इसको रेगुलर यूज किया जाता है। रेगुलर यूज करने से जो है ये गर्भधारण की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन ध्यान यही देना है कि 1 से 21 दिन लगातार इसको खाना है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 से लगभग 5 डेज या 7 डेज तक चलती है, समाप्त हो जाती है, तो दवा बंद नहीं करना है, उसके बाद भी कंटिन्यूस लगातार आपको खाते रहना है। फिर इस 21 से 7 दिन तक जो ये 28 दिन तक है, इसको जो है सबसे सेफ पीरियड कहा गया है। मतलब यहाँ पर स्वतः सेल्फ जो है निषेचन की क्रिया होने की कोई संभावना नहीं होती, निषेचन क्रिया होने की कोई संभावना नहीं होती। इसीलिए जो है इसको सेफ पीरियड कहा जाता है।
इस समय इसीलिए मेडिसिन या दवा खाई नहीं जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ओवा का निर्माण होता है बच्चों 1 से 21 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज हो सकता है, उसके बाद डिस्चार्ज नहीं होता। इसीलिए 1 से 21 दिन तक ही यूज किया जाता है, उसके बाद यूज नहीं किया जाता है। तो ये अप्राकृतिक विधि में जो सबसे प्रभावशाली विधि रही है और जो है सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले भारत में ही सबसे पहले भारत में इस प्रकार की दवाओं की खोज की गई थी। इस प्रकार की दवाओं की खोज की गई थी जिसका सबसे पॉपुलर नेम है, सबसे पहले भारत में बनाई गई थी सहेली नाम से। वो आज भी पूरी दुनिया में जो है बिकती है। इस पिल्स में क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 ही हार्मोन हैं, दोनों विरोधी हार्मोन के रूप में कार्य करते रहते हैं, इसमें रहते हैं और इसका बराबर सेवन करने से ये जो है गर्भधारण की पूरी संभावना को ये असफल करते रहते हैं। और इस तरह से जो है इसकी ये अप्राकृतिक विधियां हैं। और अप्राकृतिक विधियां में कुछ सर्जिकल विधियां भी हैं। सर्जिकल जिसको जो है अस्थाई विधि कहा गया है, मतलब डॉक्टर के द्वारा सर्जरी के द्वारा ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई गई है जिससे गर्भधारण की क्षमता को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। जैसे सबसे जो पॉपुलर है शुरू बहुत पहले से ही, जिसको जो है महिला नसबंदी। तो इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, जो यूटेरस होता है तो ये ऊपर वाला भाग अंडाशय और इसको अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी, तो ये 2 तरीका है इसमें। इस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया ये है कि इस अंडवाहिनी को ही सर्जिकल करके नष्ट कर दिया जाए या काट दिया जाए। अंडवाहिनी को काट दिया जाए या अंडवाहिनी को किसी धागे से बांध दिया जाए, मजबूत धागे से बांध दिया जाए, क्योंकि स्पर्म जो है वैजाइना से होकर यूटेरस से होते हुए आकर यहीं पे जो है निषेचन की क्रिया करते हैं। जब ये भाग काट दिया जाएगा या इसे बांध दिया जाएगा बच्चों, तो ये स्पर्म यहाँ पर ओवा से नहीं मिल पाएंगे, मतलब ओवा से फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी और गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये अस्थायी विधि है। एक बार इसको सर्जिकल रिमूव कर दिया गया तो आजीवन कभी ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें जो इसको काट के बांध दिया जाता है तो परमानेंट होता है। लेकिन एक दूसरी विधि जो केवल काटा नहीं जाता, इसे विशेष प्रकार के धागों से बांध दिया जाता है। तो उसे बेटा आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में फिर कभी भी ओपन किया जा सकता है। तो आजकल ये दोनों विधियों में से इसका भी उपयोग किया जा रहा है। और एक इसका स्थायी तरीका है कि जो एक पेयर इसके अंडाशय हैं, इन्हीं अंडाशय को काट कर निकाल दिया जाए, मतलब अंडाशय ही नष्ट कर दिया जाए। अंडाशय को काट कर निकाल दिया जाए, तब ओवा बनेगा ही नहीं। जब अंडाशय काट के दोनों निकाल दिया जाएगा तो ओवा का निर्माण नहीं होगा, ना तो निर्माण होगा, ना तो अंड निक्षेपण होगा, ना तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और कभी भी अगर ये व्यवस्था कर दी गई, अंडाशय को निकाल दिया गया, तो वो महिला कभी भी माँ नहीं बन सकती। ऐसी सर्जरी को ऊफ्रैक्टोमी कहा जाता है। ऊफ्रैक्टोमी ये भी अस्थायी विधि है। कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। और जो है दूसरा तरीका जो है, अब यही सर्जरी जो है पुरुषों में भी की जाती है, जो केवल पहले महिलाओं में होती थी, अब वही सर्जरी जो है पुरुषों में भी की जाती है। जो पुरुषों में सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, इसकी जो जहाँ से स्पर्म निर्माण होते हैं और रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं,
रिलीज होते हैं उसको वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, रेंस कहते हैं। तो ये जो ट्यूब है वास डिफरेंस ट्यूब है, इसी को काट दिया जाए, काट दिया जाए, वास डिफरेंस को काट दिया जाए तो ऐसी सर्जरी को बेटा वैसेक्टोमी कहते हैं, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर देखें दो विशेष प्रकार की सर्जरी हो रही है, वैसेक्टोमी और ऊफ्रेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी भी अस्थायी विधि है और ऊफ्रेक्टोमी भी है। ऊफ्रेक्टोमी महिलाओं में होता है और वैसेक्टोमी पुरुषों में होता है। तो आजकल ये भी बहुत प्रचलित अस्थायी विधि है, क्योंकि ये जो है महिला नसबंदी की अपेक्षा सुरक्षित और सरल है। प्रचलित अस्थायी विधि, अस्थायी विधि। तो अब मैंने कहा कि ये इस सर्जरी की विधि ऊफ्रेक्टोमी की कंपैरिजन वैसेक्टोमी जो होता है ये आसान और सुरक्षित तरीका है और इसको खूब प्रमोट भी किया जाता है, जो है सरकारी संस्थाओं द्वारा जो है इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो आज की जनरेशन में इसका भी खूब प्रचलन है। तो ये बेटा जो है अप्राकृतिक विधि थी, जो अस्थायी विधियों में एक प्राकृतिक विधि आपने पढ़ा, दूसरा जो है अप्राकृतिक विधि। तो आज बस यहीं तक।